बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने कल एक बड़ा ही तारीखी फ़ैसला दिया है। उस तारीखी फ़ैसले के आफ्टर शॉक्स आज भी महसूस किए जा रहे हैं। हुकूमती हलकों में परेशानी का आलम है। वज़रा की जानिब से ऐसे ऐसे मंतकें और ऐसे ऐसे अब कह सकते हैं वजाहतें दी जा रही हैं, तावीलें पेश की जा रही हैं, एतराज़ात जजेस साहिबान के ऊपर डायरेक्टली, और हत्ता कि हमारे सब कोर्ट रिपोर्टर्स तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। वो तो चलें, अलग बात है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कहाँ गए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी, हम बात करेंगे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने दौरान समाअत जो बातें की, बाद अज़ां उन बातों से फिर गए। जो बातें वो कोर्ट में किया करते थे और जिन बातों की कोर्ट में मुखालफत किया करते थे, बाद अज़ां अपने उस फैसले में जिस पर उन्होंने दस्तखत किए हैं उसमें वो तमाम तर बातें मौजूद हैं। ये बड़ा तज़ाद है, इसके ऊपर बात करेंगे। पसे पर्दा उन 3 दिनों में क्या होता रहा है जिसके बाद ये फ़ैसला आया है, और बड़ी ताख़ीर के बाद फ़ैसला आने के असल मुहर्रिकात क्या हैं। 2 काज लिस्टें आई हैं। आज तफसील से कामरान साहब का जो तजुर्बा है उसका भी फ़ायदा लेंगे। कामरान साहब, 7 समातें हुई हैं, फुल कोर्ट ने 6 की हैं, एक 3 रुकनी बेंच ने पहली समाअत की थी जिस पर फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया गया था पेशावर हाई कोर्ट के। सब कुछ आपको मालूम है जो कुछ होता रहा। कमरा अदालत के अंदर आप भी मौजूद थे। जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस जजेस साहिबान की जानिब से आती रहीं, अंदाज़े भी लगते रहे। फ़ैसला आ चुका है। 8 जजेस साहिबान ने पूरी तरह से कंप्लीट जस्टिस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न सिर्फ सियासी जमात तस्लीम किया बल्कि मखसूस नशिस्तें उन्हें देने का फ़ैसला किया है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 8 नहीं बल्कि 11 ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी तस्लीम कर लिया है। 2 ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वजाहत नहीं की कि क्यों कर उन्होंने फ़ैसला कलअदम करार दिया है, पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखा है। अब आते हैं कट टू द केस। ये जो सूरत हाल है, आपको अब क्या नज़र आ रहा है? क्यों कर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बिलखसूस सबसे सीनियर मेंबर हैं बेंच के, प्रिजाइड कर रहे हैं, उन्होंने फ़ैसला ही नहीं लिखा? अब ज़ाहिर है उनके पास एक तो मेजॉरिटी नहीं थी। उनको पता है जो फ़ैसला वो लिखने जा रहे हैं वो मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी डिसीजन नहीं है, अक्सरियती फ़ैसला नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ऑब्वियसली मतलब प्रोप्राइटी डिमांड्स के जी ये मंसूर अली शाह जो सीनियर मोस्ट जज हैं, सीनियर प्यून जज हैं, उनको लिखना चाहिए था। इससे हट के वैसे आपकी में जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये कह रहा हूँ देना तो चाहिए। जी, उन्होंने सिर्फ ये है कि वो उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी के फैसले से जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का जो इख्तिलाफी नोट है उसको उन्होंने एंडोर्स किया कि जी मैं इसका हिस्सा बनता हूँ। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने क्या लिखा है उसमें उन्होंने यही लिखा है, वही बातें जो काजी साहब जो है ना वो जिसको डिनाई करते रहे हैं कि जी ये इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी जमात या एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। तभी तो काजी साहब ने बल्ले का निशान उनको नहीं दिया था। इलेक्शन कमीशन में देखें, ये मामला शुरू ही यहीं से हुआ था कि जब इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं माना, बाकी 150 जमातों का मान लिया, एतराज़ सिर्फ इस एक जमात पे लगा। और फिर ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी आया तो वहाँ पर भी काजी साहब ने कहा नहीं जी ये पॉलिटिकल जमात ऐसी नहीं है, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेशन ही नहीं है इसके पास। उन्होंने कहा कि जी ये अब जमात नहीं। आज वो जो जिस फैसले की तायद कर रहे हैं और या दीगर जो अक्सरियती फ़ैसला है एक तरह से देखा जाए वो उसकी भी इस पॉइंट की हद तक तो तायद हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर न सिर्फ ये कि कबूल किया गया है बल्कि पार्लिमानी पार्टी के तौर पर भी कबूल कर लिया गया है। आज़ाद अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का समझने का भी कहा गया है। जी, जो वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर अपने कागजात नामजदगी के अंदर मेंशन किया हुआ था कि वो। देखें अदील साहब, ये जो आप एतराज़ ही यही आ रहा है कि जी पीटीआई तो कहीं फरीक ही नहीं थी, पीटीआई का तो कहीं नाम ही नहीं था, तो इनको ये रिलीफ जो है वो कैसे मिल गया? एतराज़ तो यही है ना जो आ रहा है इस वक्त नून लीग की तरफ से। एतराज़ हो सकता है, चीफ जस्टिस ने भी तो करे ना फिर। उन्होंने भी उस तौसीक किया है, बिल्कुल उन्होंने भी तौसीक किया है जस्टिस जमाल मंदोखेल के इख्तिलाफी नोट की, और वो इख्तिलाफी नोट यही कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है, न सिर्फ पॉलिटिकल जमात है बल्कि पार्लिमानी जमात है। अच्छा, उसमें अब ये देखिए कि जब ये काजी साहब का अभी ये जो शोर होगा हुआ है ना, आफ्टर शॉक्स की जो आपने बात की है जनाब जी, ज़्यादातर ये शॉक्स जो है ना वहाँ महसूस किए जा रहे हैं, जो कि इख्तलाफ जहाँ पर था वो जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो दोबारा रीइमर्ज हो, और जिस एक पार्टी जिसको दीवार से लगा दिया गया है तो वो दोबारा जो है वो उभर कर सामने आए, तो ये वहाँ पर
देखें उनका क्या इतराज़ है, वो ये कहते हैं जी ये तो प्रेयर में था ही नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी जमात तस्लीम किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को जो है वो मिलनी चाहिए थी, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे मिल गई है। देखें मैं अब भी इस बात पे ये मैं कहता हूँ, और जब ये फ़ैसला नहीं भी आया था आपके साथ ही मैंने किसी डिफरेंट फोरम पे ये बात की थी कि ये मौका है अदालत के लिए, अदलिया के लिए और बिलखुसूस चीफ जस्टिस के लिए कि वो जो उन्होंने कानूनी तौर पर और आइनी तौर पर जो ज़्यादतियाँ हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, बल्ला ना देने पर, उनकी रजिस्ट्रेशन तस्लीम ना करने पर, उनको इलेक्टोरल प्रोसेस से अलहदा रखने पर, उनको मखसूस नशिस्तें ना देने पर, तो उसका मदावा जो है वो अब होना चाहिए। ये एक ऐसा केस है। इससे पहले आपको मालूम है कि जब जब ये केस जो है यानी बल्ले के निशान वाला या ये जब जब लगता रहा है, उस वक्त तक वो आके, जब इलेक्शन नहीं हुए थे आप भी वहीं पर मौजूद थे कि ये जितने पीटीआई के वकला के आके कहते थे चीफ साहब वो हमारा जनाब कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, हमारे खिलाफ FIR कट रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आपको याद होगा बैरिस्टर गौर खान जब रोस्ट्रम पर थे तो उन्हें पता चला कि जी उनके घर पर जो है वो अटैक हुआ है, इस तरह से पुलिस ने रेड किया है, जो कि गलत रेड था, जो कि पुलिस ने माना कि जी गलत फहमी किया। ठीक है, ये बात चीफ जस्टिस के सामने हुई है, यानी जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक जो शिकायत थी और जो वो तमाम की तमाम चीफ साहब के नोटिस में लाई जा रही थी। इसी वजह से ऑनरेबल जस्टिस अतर मनिल्ला ने ये कहा कि हम अपना सर जो है वो रेत में दबाकर शतरमुर्ग की तरह नहीं बैठ सकते, हमने हकीकत को देखना है, उससे आंखें नहीं चुरानी, और जो कुछ भी 8 फरवरी के इंतखाबात में हुआ है उसको नज़रअंदाज करके अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये फॉर श्योर है सर। अब देख लें 8 फरवरी के इंतखाबात अब बेसिक, जिसको आप असास कह सकते हैं, बुनियाद कह सकते हैं, इस तमाम टर्मोइल की है। 8 फरवरी के इंतखाबात में 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब जो कुछ हुआ उस पर आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर तो इल्ज़ाम है कि उन्होंने कुछ टू सम एक्सटेंट अपनी सहूलतकारी भी की है, उसके बावजूद उन्होंने इस दाग को धोने की कोशिश नहीं की। कमिश्नर के इल्ज़ामात हमारे सामने रिकॉर्ड पर मौजूद। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो डिवाइड एक आया ना, वो आप यूँ समझ लीजिए कि उससे आपका पूरा आइनी जो है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच, लीगल ब्रीच, ये जो है ना वो बिल्कुल बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आया था और सबके सामने है, रोज़े रोशन की डॉक्यूमेंटेड है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं वो जो फोर्ज्ड फॉर्म 45 और फॉर्म 47 है। ठीक है, कुछ हटाए हैं उन्होंने, तो वो ये चीज़ें जो हैं यानी ये सबूत के तौर पे इदारा है सर, आईनी इदारा है और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, और वो फिर हटाने भी पड़ रहे हैं और अदालतों में साबित हो रहा है और अदालतों में माफिया मांग रहे हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा। कोई फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के ऊपर कोई जस्टिस जो है ना वो भी आपको याद है कि पहला केस हम देख रहे हैं कि जो एक आईनी इदारा है जिसका काम होता है अदालत की सहूलतकारी करना, एक बोनाफाइडी रोल उन्होंने हमेशा अदा किया है। इस केस में वो बाकायदा तौर पर एक पार्टी बनकर केस जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही हुआ है जी। और मतलब बात यह है कि जो इस वक्त जो लोग कह रहे हैं कि जी ये आइन से बढ़कर जो है वो और कानून से बाहर निकल कर जो है ना जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हुआ है उससे बाहर निकल कर जो है वो फ़ैसला दिया गया है, तो जनाब उस वक्त जब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में रहकर भी किसी के साथ जो है ना वो इंसाफ ना हो रहा हो तो उस वक्त तो वो नहीं होता सर। जब 224 की इतराज़ नहीं होता, उस वक्त जज साहिबान पे ये नहीं कहा जाता कि जी ये जज साहिबान जो हैं फिर आइन की उठाकर फेंक दें। जब फॉर्म 45 जो है फॉर्म 47 में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और किसी की जीत किसी की हार में और किसी की हार किसी की जीत में कन्वर्ट हो रही होती है, तो उस वक्त जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ होता है, उस वक्त लॉ कहाँ होता है। ये लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन आज जो आ रहा होता है, और मैं फिर ये कहूँगा कि ये जो है अदालत को ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जहाँ पर वो अपना किसी के साथ अगर को कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगली किसी को अगर वो किया गया हो, किसी के साथ डिसऑनेस्टी हुई हो, जुडिशल डिसऑनेस्टी हुई हो, तो उसको फिर उसकी रेमेडी के लिए उसका मदावा करना पड़ता है। और ये बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने अपने ही 13 जनवरी के फैसले के बाद अब एक मदावा किया है। इस फैसले के नतीजे में एक और चीज़ सर बड़ी इंटरेस्टिंग, अभी आपने आइन की बात की, वो लोग जो हमारे बड़े पढ़े लिखे बड़े ज़हीन दानिशमंद जो अरस्तू हैं वो ये कह रहे हैं कि आइन को रीराइट कर दिया गया है, आइन में वो चीज़ें शामिल कर दी गई हैं जो आइन में पहले से मेंशन नहीं है। बात ये है सर, जब आइन का आर्टिकल था 224 है ना, जिसमें आम इंतखाबात का कहा जाता है, जस्टिस उमर ताब बंदयाल थे चीफ जस्टिस, जस्टिस इजाज़ुल हसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, 3 फाजिल जजेस साहिबान ने ऑर्डर दिया आइन पर अमल दरामद करें, आइन पर अमल दरामद करें। उस वक्त ये लोग कहाँ थे?
उस वक्त आइन को रीराइट करने की तो बात नहीं थी। और वो बिल्कुल, और वो आइन की शिक बड़ी वाज़ेह थी कि इतने अरसे के अंदर आपने जो है वो इलेक्शन कराना है, और 90 दिन का टाइम फ्रेम था। वो ऑर्डर मौजूद है, उसके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो क्यों नहीं हो सकें, ये भी पूछा जाए। फिर कि आइन ने उधर रास्ता क्यों नहीं बनाया। मेरी बात हुई थी जस्टिस बंदयाल से एक दफ़ा ऑफ द रिकॉर्ड, उस वक्त हुई थी, अब तो हम बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं तो चाहता था कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, मगर उनके जो शायद साथी जजेस ना मान रहे हों कि कंटेम्प्ट की जाए। अदरवाइज़ बहुत सी राय जो है वो अपोजिट है कि शायद साथी जजेस चाहते होंगे और बंदयाल साहब जो हैं वो खुद ना चाहते होंगे, कि क्योंकि आपको मालूम है बंदयाल साहब थोड़ा सा बचा कर, और वो कहते थे चल स्पेस दीजिए, मसलहत का शिकार हो जाता है। और वो फैसला देखें अभी भी वैलिड है। वैलिड से मुराद ये है कि इन्फ्रक्चुअस हो गया, ज़ाहिर है उसके बाद इलेक्शन हो गए और हो गए, लेकिन उस फैसले के ऊपर, आइनी फैसले के ऊपर अमल ना होना, वो आज भी उन्हीं लोगों के ऊपर सवालिया निशान है जिन्होंने उस वक्त इलेक्शन नहीं होने दिया और जो आज जो है वो आइन की रीराइटिंग की बातें कर रहे हैं। सर मैं एक बात, आप मेरे सीनियर, आप एक तवील अरसा से सुप्रीम कोर्ट को कवर करते रहे। जस्टिस अतर मिनल्ला एक फाजिल मेंबर है ना इस बेंच के, या सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज हैं, और चीफ जस्टिस और उनके रुतबे में कोई ऊपर ऊंच नीच नहीं है, बराबर होते हैं वो। मतलब चीफ जस्टिस महज एक सीनियर होता है अमंग इक्वल्स। हाँ, वोट एक ही है, वोट एक ही है। अब देखें, एक फाजिल मेंबर हैं, उन्होंने, आपको याद होगा, आर्टिकल 6 की बात की थी जब आम इंतखाबात का फ़ैसला आया था, जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फ़ैसला सादर फरमाया था, 8 फरवरी की तारीख तय पाई थी। उसमें उन्होंने अपना एक नोट लिखा था। उस नोट में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात और स्टेटमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस दी थी। अगर उस वक्त आप बतौर चीफ जस्टिस अपने उस फाजिल जज, जो कि उस बेंच का मेंबर भी है, उसकी बात को थोड़ी सी अहमियत दे देते या सीरियसली ले लेते, तो शायद 8 फरवरी को जो कुछ हुआ वो ना होता, और फिर शायद 13 जनवरी के फ़ैसले के नतीजे में जो 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन ने आपके फ़ैसले की गलत तशरीह आपके मुताबिक की, जो कि अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने गलत तशरीह की आपके फ़ैसले की, वो भी ना होती। मगर सवाल ये है कि अगर आप अपने फाजिल ब्रदर जज के साथ खड़े होते, उसके मौक़िफ़ को अहमियत देते, उसके मौक़िफ़ को रिडिक्यूल तो उन्होंने खैर नहीं किया होगा, लेकिन वो सपोर्ट मिल जाती तो वो कम अज़ कम बिल्कुल ये आइन और कानून जो है वो अपना रास्ता जो है वो ख़ुद बनाता। और ये जो मुल्क में इस वक्त कैओस और पॉलिटिकल अनार्की और एक अपहीवल है ना, कम अज़ कम ये सूरत हाल ना होती। तो होना तो यही चाहिए। अब देखिए कि किस रुख जाता है ये। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जी बहुत अच्छी जजमेंट है, और मैं एक सिर्फ ये चाहूँगा कि ये कहना कि ना, अगर इसमें चीफ साहब भी अगर अक्सरियती जज के उन अक्सरियती फ़ैसले में शामिल हो जाते ना, तो उनके लिए ये एक अच्छा जो है ना वो फेस सेविंग भी होता। फेस सेविंग जाते जाते देखिए उनके रिटायरमेंट में अब दिन ही रह गए हैं, मतलब है कि तकरीबन 90-100 दिन रह गए हैं तकरीबन, इतना ही है टाइम। तो वो जाते जाते अगर ये चीज़ कर लेते तो चलो हो जाता, क्योंकि इख्तिलाफी नोट से भी तो उन्होंने एंडोर्स करके यही किया है ना। जब पॉलिटिकल पार्टी आप मान रहे हैं, पीटीआई को मान रहे हैं, बावजूद अपना बोझ के बाइस के, जब आप उसको मान रहे हैं तो यही चीज़ अक्सरियती फ़ैसले के साथ आप हो जाते, तो आपका जो है ना वो कम अज़ कम जो है, अगर जो पीटीआई का गिले थे कम अज़ कम वो ख़त्म हो जाते कि जी हमारे साथ चीफ साहब जो है वो नाइंसाफ़ी करते। इसमें एक बात ज़रूर सर ऐड करना चाहूँगा, जो हमने पहले वीडियो के आगाज़ में भी की, कि ये 3 दिन जो जजेस साहिबान आपस में मुशावरतें करते रहे, हमें मालूम हुआ कि एक पर्टिकुलर जज साहब वो कभी ऊपर वाले चैम्बर्स में, कभी नीचे वाले चैम्बर्स में जाया करते थे। एक मैं अब अज्यूम कर रहा हूँ, या आप कह सकते हैं कि तासुर ये बन रहा है इस अदालती फ़ैसले को देखकर, क्योंकि ये फ़ैसला 8-5 से नहीं आया, मेरी दानिश में ये फ़ैसला आया है 8-2-2-1 से। ठीक है, 8 जजेस ने एक फ़ैसला लिखा है, एक ने एक लिखा है, 2 ने एक लिखा है, 2 ने एक लिखा है, कुल तकरीबन 4 फ़ैसले आए हैं। ठीक है। अब उन 4 फ़ैसलों में मैं ये समझता हूँ कि चीफ जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, मेरी पहले से ये असेसमेंट थी, दौरान समात भी मैं आपसे ये बात की थी कि शायद जमाल खान मंदोखेल साहब ये समझते हैं कि उन्हें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को टोन डाउन करना होगा और उन्हें किसी एक ऐसे दरमियाने ग्राउंड पर लाना होगा जहाँ पर तमाम जजेस मुतफ़िक हों और फ़ैसला मुतफ़िका तौर पर आ जाए। और फिर आपने ये खबर दी थी कि जी वहाँ से जो है ना, वहाँ से निकलते वक्त जो है काजी साहब जो है ना बहुत गुस्से में थे, उनके चेहरे पर जो है नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड ही है ना, वो इतलात आई थी सर कि वो गए थे, मुलाकात हुई, ऑब्वियसली उनको देखा। जब मुझे उस बुनियाद पे मैं ये इस जो कंक्लूजन मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ, जो मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि शायद जमाल खान मंदोखेल ने ये कहा कि मैं एक जजमेंट लिखता हूँ, आप उस जजमेंट को
ऑन कर लें, ऑन कर लें और फिर मैं अपने ब्रदर जजेस को भी कोशिश करूँगा कि वो उस जजमेंट को कर लें, ताकि एक 13 जनवरी के फैसले के बाद जो एक क्या क्यास पैदा हुआ या जो एक आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हुई है, उससे बाहर निकला जाए। और फिर मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, क्योंकि जहाँ भी बात होती है वो यही बात होती है कि जस्टिस जमाल खान बंदोखेल काफ़ी मुतहरक रहे हैं इन 3 दिनों में, तो वो शायद जजेस साहिबान को भी इस तरफ लाने की कोशिश करते रहे, मगर शायद 8 जजेस उस तरफ नहीं गए। और इसी वजह से काजी फायद ईसा साहब जो गुस्से की भी इतलात आ रही हैं, हो सकता है वैसे क्यों नहीं पूरे किए आपने? देखें वो तो मैं देखें उनके फैसले पर उन्होंने दस्तखत तो कर दिए, और हालांकि असूली तौर पे जो उन्होंने समाअत की है उसमें तो नज़र यही आ रहा था कि वो दस्तखत अगर करेंगे तो ऐसे फैसले पे करेंगे जैसा जस्टिस अमीनुद्दीन ने लिखा है, जिस पर नईम अख्तर अफगान साहब ने दस्तखत किए हैं। बिल्कुल ही वो अपोजिट है। हाँ, ये फैसला जो है ये समझ में नहीं आता कि क्यों कर उनको कोशिश करके भी, अब देखें ना आपने वो एक शेर है यार आदिल, अगर सुनाने दें आप मुझे, कि वो सांप छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। ये काजी साहब रिग्रेट भी फील कर रहे थे कि जी हाँ ये एक फ़ैसला मैंने ऐसे दिया जो इन सारी पॉलिटिकल अनार्की और कैओस का सबब बना, और फिर साथ ही वो ये भी चाह रहे थे कि यार उनको ये भी पता था कि जी ये की थोड़ी सी ज़्यादती हुई है एक पार्टी के साथ, जिसकी वजह से इस साल को पता। अच्छा, अगर ये नहीं पता लगाया तो कम अज़ कम वो ये ज़रूर चाहते थे कि जनाब कम अज़ कम मैं जो मेरे ख़िलाफ़ जो एक टायरेट है वो कम अज़ कम अगर इस फैसले की वजह से है तो वो टोन डाउन हो जाए, थोड़ी सी वो कम हो जाए। तो ये 3 चीज़ें थीं जिसमें वो कभी इधर कभी उधर घूम। तो मैं माजरत के साथ मैं तो ये कहूँगा, आप तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे दरमियान में आपने एक ऐसा फैसला दे दिया जिस पे जो फैसला देने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे मुतमिन नहीं होगी, वो कि आपने दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। आखिर में कामरान साहब, इतलात ये हैं कि काजी फाइज़ साहब छुट्टी पर चले गए। वो कुछ ऐसे हुआ कि कल काज लिस्ट जारी हुई आइंदा हफ्ते की, तो मैंने देखा काजी साहब का बेंच नहीं है, क्योंकि मौसम गर्मा की तातीलात भी आ गई हैं 15 जुलाई से। तो मैंने कहा कि कहीं जज साहब छुट्टी पर तो नहीं चले गए। फिर मैंने पता कराने की कोशिश की तो मालूम ये हुआ कि काजी साहब आइंदा हफ्ते किसी बेंच में किसी मुकदमे की समाअत नहीं करेंगे। हाँ, चैम्बर में वो ज़रूर बैठेंगे, चैम्बर वर्क करेंगे, क्योंकि कुछ फ़ैसले ज़रा ये बता रहे हैं उन्होंने तहरीर करने हैं। एक आपको मालूम ही है नैब तरमीम का केस जिसका फ़ैसला महफूज हो चुका है। एक और आपको याद होगा मुबारक सानी, जो कि एक नई कंट्रोवर्सी में काजी साहब ने खुद को इन्वॉल्व कर लिया था, बिल्कुल वो उसको उसके हवाले से भी उन्होंने फ़ैसला लिखना है। तो वो बड़े अहम नोयत